आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आज आंवला डिजिटल मीडिया के इस छोटे से स्टूडियो में बड़े बड़े मेहमान आप मेरे बगल में देख रहे होंगे, दाईं तरफ देख रहे होंगे। सबसे प्रमुख मेहमान जो हमारे देहरादून से आए, हमारे पर्वतवाणी पोलखोल भवनर के नाम से विख्यात हमारे राजेश भाई हैं, और साथ में ऋषिकेश की शान दीपक गोलू भाई, ये भी पर्वतवाणी से अभी जुड़ चुके हैं, और हम योगेश हैं। और आज हम बहुत मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो चर्चा है जो आप देख रहे होंगे, युवाओं में जो आक्रोश फैला हुआ है ये भर्ती प्रकरण को लेकर। इस मामले में चर्चा की शुरुआत हम लोग अपने पोलखोल भाई साहब से शुरू करेंगे, क्योंकि वो काफी गहनता से इस पर कवर कर रहे हैं, खबर कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े युवा नेताओं से भी इन्होंने बात की। तो ये क्या परिणाम लेकर आए हैं, भाई साहब हमें बताएंगे। भाई साहब, आपने क्या सोचा कि किस तरीके से ये प्रकरण उठा है, युवाओं में कितना आक्रोश आपने अपनी पत्रकारिता के दौरान देखा, और आखिर ये मामला उठा कैसे और किस परिणति में जा रहा है? क्या इसका कुछ लाभ युवाओं को मिलेगा? इस पर हमारे भाई साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले डिमरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छी जगह हम बैठे हुए हैं, और ऋषिकेश की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गीत गाया था कि कोई तो बात होली, और ऐसे ही ये दो युवा मेरे साथ हैं। डिमरी जी का एक अलग अंदाज है, और उसी अंदाज में उन्होंने जो पूछा है सवाल, और सवाल पूछा, देखिए जिस चीज के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं वो ऋषिकेश ही केंद्र है, और ऋषिकेश में हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ताज्जुब वाली ये बात है डिमरी जी, पूरे उत्तराखंड के युवा सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सीबीआई की जांच नहीं हो रही। और अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि कुछ परीक्षाएं उन्होंने रद्द कर दी है, कुछ भर्तियां थी वो रद्द कर दी है, लेकिन युवाओं में गुस्सा है। और गुस्सा इस बात को लेके है कि आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवा रहे। कहीं ना कहीं उन्हें यह डाउट है कि शायद कोई नेता इसके पीछे है, उन्हें बचाने की पुष्कर सिंह धामी या सरकार कोशिश कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो सीबीआई की मांग का है, उस पर कुछ हो नहीं रहा है। ये जैसे भाई साहब, हमने ऋषिकेश से आप लोगों की खबरें भी देखी, दूसरे मंच से भी खबरें देखी। सबसे पहला मामला जो उठा था वो गणेश गोदियाल, जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उठाया था सहकारिता घोटाले को लेकर। वो मामला कहीं दबसा गया, और जिस मामले की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही थी विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर, वो मामला यूके ट्रिपल एससी से भी ऊपर चला गया है। इसको कैसे देखते हैं भाई साहब? क्या राजनीति ने रूप ले लिया है, या ये वाकई में इस तरीके से घटनाक्रम को लाया गया है कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की राजनीति प्रभावित हो रही है? नहीं, एक दौर था डिमरी जी, आपको याद होगा कि लोग कह रहे थे कि हाकम का हाकिम कौन। ये सवाल बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था, मतलब सवाल छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब ये सवाल बड़ा होता चला गया तो कुछ सफेद पोशों को डर सताने लगा। उन्हें डर लगने लगा कि भाई ऐसा ना हो कि हाकम तक हाथ पहुंच जाए। और हाकम कौन है ये सब जान रहे हैं, सबको पता है कि हाकम का हाकिम कौन है। लेकिन अचानक ये विधानसभा भर्तियों की तरफ मोड़ दिया गया मामला। इसमें भी कुछ सफेद पोशों का हाथ है, विशेष सूत्र ये बताते हैं। अब ये लड़ाई यूके ट्रिपल एससी से निकली, 36 लोगों की गिरफ्तारी तकरीबन हो चुकी है। अब अचानक से ये पहुंच गई विधानसभा बैकडोर पे, और वो जो लिस्टें निकल के आ रही थी डिमरी जी, आज से पहले नहीं निकली हो। क्यों नहीं निकली भाई आज से पहले? इतना पुराना मामला है, गोविंद सिंह कुंजवाल के टाइम से वो लिस्टें आज तक थी कहां, अचानक क्यों निकली? तो इसमें लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा नेता है। यानी भाई साहब, जैसे हम कहेंगे कि सहकारिता विभाग के घोटाले का हाकिम भी जो है इस वक्त सुरक्षित है, यूके ट्रिपल एससी का जो हाकम है वो भी सुरक्षित है, और जो विधानसभा भर्ती घोटाले का हाकम है उसको कहीं ना कहीं मुख्य रूप से आगे किया जा रहा है। नहीं, सुरक्षित पूरा के पूरे सुरक्षित है नेता। अब सुरक्षित ना होते तो अब तक सीबीआई की मांग जो कर रहे हैं ये वो अब तक हो जानी चाहिए थी। वो 3 सदस्यीय कमेटी बना दी। आपको भी पता है यहाँ कमेटियां क्या करती है। कमेटियों का बहुत बड़ा काम होता नहीं है, ना कोई कमेटी अभी तक कोई ऐसा कोई कारनामा करके दिखाई हो जिसमें कोई नेता पकड़ा गया हो। आपको याद होगा एनएच घोटाला हुआ था, क्या हुआ उसमें, कितने नेता पकड़े गए। जी जी जी। तो ऐसा ही अनुमान लग रहा है कि 2 महीने या 3 महीने में सब ठंडा हो जाए। जी हाँ, आपने सही कहा कि 2017 में जब त्रिवेंद्र जी
मुख्यमंत्री बने थे तब हरीश रावत पर जो NH-74 घोटाला था, लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं उसके हाकम केंद्र सरकार की तरफ थे, भाजपा के ही से जुड़े थे, इसलिए कहीं ना कहीं मामला दब गया। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये लगाएं कि अगर अपने ही लोग फंस रहे हैं तो मामला भविष्य में दब सकता है। तो अपने ही तो हैं इस मामले में, ना तो कांग्रेस दूध की धुली है डिमरी जी, ना भाजपा दूध की धुली है। ये दोनों रंगा बिल्ला है इस मामले में, ये लगा लीजिए, या यूं कहूं कि गंगाधरी शक्तिमान है भाई। उधर गोविंद सिंह कुंजवाल, इधर प्रेमचंद अग्रवाल, क्या कहो किसी को। दोनों के ऊपर आरोप है और दोनों चौड़ी छाती करके कह रहे थे कि हमने नियमानुसार करा है। मैं कह रहा हूं डिमरी जी, जब सब कुछ नियमानुसार हुआ है तो फिर जांच की जरूरत क्या है? वो 3 सदस्य कमेटी क्यों बनाई? है ना बड़ा सवाल जी। ये है सवाल। ये कहीं ना कहीं मामले को दबाने के लिए भी है। अभी आप एक और कहते कि एक गुट और खड़ा उठ गया है जो कह रहा है कि यूके SSSC की भर्ती निरस्त क्यों की, परीक्षा निरस्त क्यों की, उसको भी शायद आपने कवर किया है। तो भाई साहब आप कैसे देख रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है? सिर्फ ये खबर तक ही सीमित रह जाएंगी चीजें, बाद में मामला दबकर रह जाएगा, फिर वही जो पुराने घोटाले थे उसी तरीके से घोटाला भी दबकर रह जाएगा, परिणाम शून्य? देखिए डिमरी जी, ये तय करना है यहाँ की जनता को, क्योंकि जनहित की बात करने वाली सरकारें जनहित की सुन नहीं रही हैं। बात तो करती हैं कि हम जनहित की हैं, जनता के हित हमें ध्यान रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जनहित इस समय ये है कि सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच हो नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये 3 महीने का समय उन्होंने लिया है, महीना 2 महीना में ये मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में फिर भर्तियां खोल दी जाएंगी और इन सबको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है। जी जी। हमारे साथ दीपक गोलू भाई भी हैं, ये क्या सोचते हैं, इनके क्या सवाल हैं हमारे भवना भाई से, ये भी हमसे ये पूछेंगे आगे, जिससे कि हमारी चीजें क्लियर होती जाए। हमारा क्या दृष्टिकोण था, दीपक भाई का क्या दृष्टिकोण रहेगा, ये भी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अवसर दे रहे हैं आप। लेकिन योगेश भाई, मैं शुरुआत यहां से करूंगा। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो पहाड़ में आप जानते हैं जैसा कि वहां पर रोजगार जैसा तो कुछ वैसे भी नहीं है, लेकिन जो पुराने जो लोग हैं बेचारों ने अपनी जैसे तैसे करके खेती करी, अपनी नत गिरवी रखी है, जो माँ है। मैंने पहले भी कहा था कि बंटा पराज जो है अपने उनको बेचा ताकि हमारे जो बच्चे जो नौनियाल हैं उनकी पढ़ाई हो जाए अच्छे से, और उनको शहर में रखा कि आप शहर में पढ़ाई कीजिए, हम आपका पूरा खर्चा उठाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। और जब इतनी मेहनत करने के बाद उनको पढ़ा लिखा दिया है, अब जब वो बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो सत्ता रूढ़ी जो पार्टियां हैं या जो सत्ता में इस समय सरकार है वो उनके साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रही है। बेचारे यहाँ रेंट पे कमरा लेके देहरादून में पड़े हुए हैं कि आज हम ये पेपर देने जाएंगे, कल हम वहां पेपर, लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनका जो प्रयास है वो निष्फल हो रहा है। और उसका कारण कहीं ना कहीं ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, आपने हाकम सिंह की अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्येक जो सरकारी विभाग है वहां पर एक हाकम बैठा हुआ है, और इस हाकम के ऊपर भी कोई हाकम बैठा हुआ है, क्योंकि छोटे से स्तर का आदमी इतने बड़े मतलब घोटाले को अंजाम दे दे, ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसके जो नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनकी शय में ये काम हो रहा है। और दुख इस बात का है कि जो बेचारे इतनी मेहनत करके एग्जाम देने गए, जिन्होंने इतनी पढ़ाई की, वो बेचारे खाली हाथ लौट गए घर। और भगोना जी, मैं तो कहूंगा जो सीबीआई की जांच की मांग हो रही है वो होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने मंत्रियों को बचाने का काम कर रहे हैं, और मंत्रियों के जो इस नीचे काम करने वाले उनको ही बचाने का काम कर रहे हैं, और जो इनके साथ मिली भगत जो जिन लोगों से की है इन्होंने, ये सब एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं। तो सवाल भी मैं आपसे यही पूछूंगा, क्या लगता है ये मिली भगत है सच में, या कुछ और जो है इसमें सामने आप देखते हैं? किस दृष्टि से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं तो समय पे छोड़ता हूं। अगर सीबीआई की जांच होती है तो हम तो मानेंगे कि सरकार की नीति और नीयत सही है। बिल्कुल डिमरी जी, सीधी बात, 100 की एक बात, अगर सरकार या पुष्कर सिंह धामी जी सीबीआई की जांच करवा देते हैं, केंद्र को सहमत करवा देते हैं, तो हम तो मानेंगे कि भाई नेताओं की नीति और नीयत ठीक थी। और अगर सीबीआई की जांच नहीं होती है तो साफ लग रहा है कि आगे गुरु पीछे चेला, देर नरक में ठेलम ठेला, यही हो रहा है। यानी कि आप सफेद पोस्तों को पकड़ना ही नहीं चाह रहे, इसीलिए तो सीबीआई की जांच नहीं करवा रहे। भाई विधानसभा अध्यक्षा ने एक कमेटी बना दी, मैं कह रहा हूं कभी कोई एसएचओ, कोई थानेदार दूसरे थानेदार की जांच करेगा?
जांच तो एसपी एसएसपी करेगा ना, डीआईजी करेगा, डीजी करेगा। थानेदार की जांच थानेदार से करवा रहे हैं, वो करेगा जांच या नहीं करेगा, ये बड़ा मूल प्रश्न है। तो गोलू भाई ने बिल्कुल सही कहा है। और अब एक सवाल मैं भी ले लेता हूं, एक एक सवाल हमारे सबके हो गए। ऋषिकेश की इस तपोभूमि में हमें योग नगरी, धर्म नगरी, सारी नगरी यही है, और प्रेमचंद अग्रवाल जी भी यही है, और उनके पाले में किसी ने गेंद डाल दी, वो गेंद खुद नहीं आई, वो किसी ने डाल दी है। रात के अंधेरे में डाली या दिन के उजाले में डाली, ये तो डालने वाला बताए। लेकिन ऋषिकेश का माहौल क्या है, क्या लग रहा है? अभी कुछ दिन पहले कनक धनाई यहाँ पे कुछ आंदोलन कर रहे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी को लेके क्या है ऋषिकेश का? ये भाई साहब, जैसे हमें लगा कि अभी परमार्थ निकेतन में कल एक कार्यक्रम हुआ, वहां पर जो है माननीय मंत्री जी अकेले गए, जबकि उस कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले ही, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए, उन्होंने उनको अपने साथ नहीं रखा। फिर कुछ समय बाद जो है हमारे सांसद निशंक जी आए, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कह लो, उनके साथ मेयर भी थी, वहां की क्षेत्रीय विधायक भी, क्षेत्रीय विधायक तो धामी जी मुख्यमंत्री जी के साथ ही, ये बाद में अकेले गए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार में असहज स्थिति तो कहीं ना कहीं पैदा हो रही है, जो दिख भी रही है। और 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर जो है, जो भाजपा है बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि जो आंदोलन है और जो हमने खबर भी की थी आंवला न्यूज ने कनक धनई की, वो जिस हिसाब से बड़ी है, यानी 1.5 मिलियन तक अगर वो पहुंची है, तो कहीं ना कहीं जनता में वो आक्रोश है जिसने खबर के माध्यम से उसके व्यूअरशिप को बढ़ाया है। तो ऋषिकेश में तो देखकर ये लग रहा है, बाकी आप राजधानी में हैं, उस राज्य की राजधानी और उस देश की राजधानी में क्या हो रहा है, ये आप हमें बताएंगे कि वहां के हालात आपको क्या दिख रहे हैं? क्या वाकई में कुछ गाज गिरने वाली है? जो 3 मंत्रियों की बात सोशल मीडिया में चल रही है, आपको क्या लगता है भाई साहब? देखिए, राजधानी का मूड हमने देखा है जब युवाओं ने हुंकार भरी है, और यकीन मानिए 1994 का जब आंदोलन हुआ था, उसके बाद का ये पहला एक मौका है डिमरी जी, जब युवा इतनी ज्यादा संख्या में बिना किसी राजनीतिक दल के संरक्षण के वहां से ललकार रहे हैं। और मैं कल ही बॉबी पवार का बयान भी देख रहा था, उसने साफ कहा है कि पुष्कर सिंह धामी, अगर आप समय नहीं देना चाहते हैं तो हमें बता दीजिए, हम तय करेंगे आगे का रास्ता। तो मुझे लगता है कि इस राज्य का युवा देर में ज्यादा जरूर है, लेकिन डिमरी जी अब जाग रहा है। ये भाई साहब देखो, 2 चीजें आ रही हैं। एक तो भाजपा जो है 2024 के लिए बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा, जो मुख्य विपक्ष में केंद्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा सुरक्षित है, कोई उन्हें कैंडिडेट ही नहीं पता, हरिद्वार में किसको लड़ाना है, पौड़ी में किसे लड़ाना है, टिहरी में किसे लड़ाना है, और वो नैनीताल और वहां उधम सिंह नगर और दूसरे इलाका जो इनका जो इलाका है नैनीताल वाला, उसके उधर वाला, जहाँ पे आपके प्रदीप टमटा जी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, वर्तमान में अजय टमटा सांसद हैं। तो जहां यहाँ राज्य की 5 सीटों में भाजपा अपने आप को विजयी तय मान रही है, ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि इस राजनीतिक सुरक्षा को घेरे में रहकर भाजपा कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों पर कुछ गाज गिराएगी इस बड़े आंदोलन को देखकर? देखिए, संभावनाएं तो इस बात की हैं, और ये भी है कि 3 नाम बड़े सुर्खियों में चल रहे हैं। उसमें से कह रहे हैं कि कोई एक की राजनीतिक हत्या हो सकती है, कोई कह रहा 2 की हो सकती है, कोई कह रहा 3 की हो सकती है। तो इस समय उठा पटक का दौर जारी है, बड़े बड़े नेता दिल्ली भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये तय करना केंद्र को है, क्योंकि छोटे नेता नहीं है, सभी ऊंचे कद के हैं, और 3 प्रमुख नाम है। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, उत्तराखंड में यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, यहाँ तो मंत्रियों की क्या बात है, लेकिन संभावनाएं बरकरार है। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, विशेष सूत्र जो बता रहे हैं संभावनाएं बरकरार है, और नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई, जी, उनके चेहरे में वो नूर नहीं है। वो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा जो वर्तमान हमारे ऋषिकेश के मंत्री हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वो बिल्कुल अकेले और गुमसुम से भी होंगे। गोलू भाई ने भी नोट किया होगा, क्योंकि हम भी देखते रहते हैं, तो अगर खबर करने जाते हैं बिल्कुल शांत हैं। जहां विज्ञप्ति उनकी आए दिन लगी रहती थी, कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगे रहते थे, विगत 2-3 दिन से तो हम देख रहे हैं कोई कार्यक्रम तक नहीं लगा हुआ है उनका। बिल्कुल देखिए योगेश भाई, मैं इस पर एक बात जरूर कहूंगा। आपने देखा होगा जब मीडिया से उन्होंने बात की, तो वो चलते चलते बात कर रहे हैं, और बहुत मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मतलब समय दिया मीडिया को जितना देना चाहिए था, क्योंकि मीडिया लगातार उनसे सवाल पूछ रही थी चलते चलते भी, लेकिन वो सवाल जवाब नहीं देना चाह रहे थे उसका। तो कहीं ना कहीं उनके जो चेहरे का रंग था
वो भी उड़ा हुआ सा नजर आ रहा था। उनसे बार बार सवाल किए जा रहे थे, तो यही कह रहे थे भाई जब भर्तियां नियम अनुसार हुई हैं तो जांच का विषय नहीं बनता। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आया, उन्होंने कहा कि जांच का विषय नहीं बनता क्योंकि अब भर्तियां जो है नियम अनुसार हुई है। ठीक है, आप कहते हैं कि जांच का विषय नहीं बनता, नियम अनुसार हुई है। वहीं पुष्कर सिंह धामी चिट्ठी लिखकर अपील कर रहे हैं किसे, रितु खंडूरी जी को, कि आप इसकी जांच कीजिए। रितु खंडूरी जी सोशल मीडिया पर इस समय इतनी एक्टिव हैं कि हम इसकी विशेष जांच करेंगे। सचिव साहब को छुट्टी पर भेज दिया, ताला लगा दिया गया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर चाह क्या रही है, इनकी मंशा क्या है? क्या ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी तो बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। ये गोलू भाई ने भाई साहब बहुत बड़ा सवाल उठाया, जहां यूके SSS की आए दिन खबरें आती थी कि आज फलाना पकड़ा गया, आज ये पकड़ा गया। ऐसी खबर विधानसभा अध्यक्ष क्या कर रही है, विधानसभा के अंदर कोई खबर ही लीक नहीं हो रही। जब से उन्होंने कमेटी का गठन किया, कमेटी ने कब वो सचिव जो सिंघल है, मुकेश सिंघल, उनसे कोई वार्ता की, उससे जांच पड़ताल की, उससे पूछताछ की, किससे क्या पूछताछ की, अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि जो वहां भर्ती हुए हैं वो अपनी स्रोत ढूंढने लग गए हैं, हम कैसे बचें। इस पर भाई साहब ही बोलेंगे क्योंकि आप देहरादून को करीबियत से देख रहे हैं। नहीं, करीबियत से इतना देख रहा हूँ कि कईयों ने तो ये भी कह दिया कि राजेश पोलखोल भावना ने अपनी बीवी भी बैकडोर से लगा दी है। तो देखिए, छींटे तो हमारे दामन तक भी पहुंचे हैं। वो बात अलग है कि हमने ये कवच पहन रखा था, सब बच निकले, लेकिन सुर्खियां बहुत है। लेकिन अब जांच कमेटी के ऊपर निगाह है डिमरी जी। देखिए, जांच कमेटी, ये भी सुनने में आ रहा है कि 9 बजे वहां पहुंच जाती है, सारी फाइलें खंगाल रही है, 2012 के बाद की फाइलें खंगाल रही है। अब खंगाल के वो निकालेगी क्या? खंगालते तो सभी हैं, लेकिन जनता के बीच में जब वो पिटारा खोलेंगे तो उस पिटारे में से जब तक किसी की राजनीतिक हत्या ना हो, माफ कीजिएगा मैं ये वाला शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन राजनीति में यही शब्द इस्तेमाल होता है, तब तक जनता मानने वाली नहीं है। यानी कि इस महायुद्ध में किसी न किसी की बलि दिए बिना शायद जनता मानने वाली नहीं है। अब वो बलि की तैयारी कर रहे हैं या खुद बलि का बकरा बनेंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी, बहुत तेजी में निकल गया। जी। ये आज विशेष मेहमान हमारे छोटे से स्टूडियो में थे, इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है भाई साहब का, खासकर देहरादून से आए। इन्होंने हमें समय दिया कि इस महत्वपूर्ण चर्चा पे हम उसी जगह पर हैं जहां से विधानसभा भर्ती घोटाले की कहीं ना कहीं आज शुरू हुई और पूरे राज्य में वो आग की तरह फैल गई। पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के घर तक पहुंच गई, वहां से उठी भी चिंगारी कि मैंने अपने बेटे बहू को लगाया पर नियमानुसार के आधार पर लगाया। अब वो नियमानुसार सही था गलत था, वो जांच आयोग के उसमें पिटारे में बंद है, जब वो खुलेगा तभी पता चलेगा कि कितना नियम सही था कितना गलत था। आज के लिए इतना ही, और भाई साहब से हम दोबारा निवेदन करेंगे कि वो आते रहे ऋषिकेश और हमारे साथ गंगा आरती भी चले, माँ गंगा को जो है प्रणाम भी करें, उनका आशीर्वाद भी बनाए रखें और ऐसी स्वस्थ चर्चा भी करें। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूरी राय जरूर दर्ज करें। बाकी दीपक, गोलू भाई और हम लोग लगे हैं ऋषिकेश की समस्या को उठाने के लिए। भाई साहब से भी कहेंगे कि अपनी कृपा दृष्टि भी हमारी इस ऋषिकेश, मुनि की रेती और जो यमकेश्वर विधानसभा है इस पर भी बनाए रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।